बिहार 2025 के चुनाव नतीजे। सच कहूं तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। जो मुकाबला बिल्कुल कांटे की टक्कर का लग रहा था, वो देखते ही देखते एक तरफा सुनामी में कैसे बदल गया। आज हम इसी बड़ी और चौंकाने वाली जीत के पीछे की पूरी कहानी को, इसकी रणनीति को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल कि एक बराबरी की टक्कर इतनी बड़ी एक तरफा जीत हार में कैसे तब्दील हो गई। इस हैरान करने वाले नतीजे के पीछे ना 3 बड़े कारण हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, इस चुनाव की पूरी कहानी असल में 2 नेताओं की कहानी है। एक तरफ थे अनुभवी नीतीश कुमार और दूसरी तरफ युवा तेजस्वी यादव। और दोनों की छवि में जो जमीन आसमान का फर्क दिखा, वो नतीजों में एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। एक घटना से ना सब कुछ साफ हो जाता है। 30 और 31 अक्टूबर को मौसम बहुत खराब था। इतने खराब कि हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं सकते थे। तो तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियां रद्द कर दी और दूसरी तरफ 74 साल के नीतीश कुमार 400 किलोमीटर सड़क के रास्ते सफर करके अपने वोटरों के बीच पहुंच गए। ये सिर्फ एक छोटा सा किस्सा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। और बस इसी एक घटना ने वोटरों के मन में दोनों नेताओं की छवि को एकदम सेट कर दिया। नीतीश कुमार दिखे एक मजबूत नेता के तौर पर, जो किसी भी हालत में पीछे हटने वालों में से नहीं है। वहीं तेजस्वी पर सवाल उठने लगे। क्या उनके पास सिर्फ वादे ही वादे हैं, कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं? और लोग ये भी कहने लगे कि वो 2020 वाले तेजस्वी से ज्यादा थके हुए क्यों लग रहे थे। ये जो धारणाएं बनी ना, ये चुनाव में बहुत महंगी पड़ी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, गठबंधन की केमिस्ट्री। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने सहयोगियों को कैसे साथ लेकर चला, इसमें जमीन आसमान का अंतर था। जरा ये टाइमलाइन देखिए, तैयारी का फर्क एकदम साफ दिखेगा। एक तरफ एनडीए महीनों पहले से जमीन पर काम कर रही थी और दूसरी तरफ महागठबंधन चुनाव से ठीक पहले तक सीटों के बंटवारे में ही उलझा हुआ था। मतलब जब एक टीम मैदान में पसीना बहा रही थी तो दूसरी टीम ड्रेसिंग रूम में ही आपस में लड़ रही थी। देखिए, महागठबंधन के अंदर जो चल रहा था ना, वो आप छिपाए नहीं छिप रहा था। सीट बंटवारे से लेकर सीएम की कुर्सी तक हर चीज पर बस खींचतान खींचतान। और फिर जब मैनिफेस्टो का नाम तेजस्वी प्रण रख दिया गया तो पार्टनर्स को लगा, भाई ये कोई गठबंधन थोड़ी है, ये तो वन मैन शो चल रहा है। हद तो तब हो गई जब कम से कम 9 सीटों पर सहयोगी आपस में ही भिड़ रहे। नाम दिया फ्रेंडली फाइट। अब जरा सोचिए, वोटर के पास क्या मैसेज गया? यही ना कि जो लोग आपस में ही नहीं निपट पा रहे, वो सरकार क्या चलाएंगे। तो लीडरशिप और गठबंधन की बात तो हो गई। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, वोटरों का दिल असल में किसने और कैसे जीता। मतलब सोशल इंजीनियरिंग का पूरा खेल। एनडीए की जीत का सबसे बड़ा सीक्रेट था उनकी कमाल की सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने सवर्ण, दलित, महादलित और कुशवाहा वोटरों को मिलाकर एक ऐसा इंद्रधनुषी गठबंधन तैयार किया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और जानते हैं, इस गठबंधन को जोड़ने वाली कड़ी कौन थी? महिला वोटर, जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर एनडीए को वोट दिया। और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की रणनीति को देखिए। उन्होंने 144 में से 36% टिकट यादव उम्मीदवारों को दिए। इस एक कदम ने विपक्ष के उस नैरेटिव को और हवा दे दी कि आरजेडी का मतलब है यादव राज की वापसी, यानी एक ऐसा राज जिसमें दूसरी जातियों की अनदेखी होती है। नतीजा, जो अति पिछड़ा और दूसरे गैर यादव वोटर थे, वो महागठबंधन से छिटक गए। और अब वो आंकड़ा जो शायद इस चुनाव की पूरी कहानी बयां करता है, 9%। ये फर्क था पुरुष और महिला वोटरों के वोटिंग प्रतिशत में। इस बार पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लाइनें पुरुषों से कहीं ज्यादा लंबी थी और ये थी नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर। जीविका दीदियों के खाते में भेजे गए 10,000 रुपए जैसी योजनाओं ने जमीन पर अपना काम कर दिया था। तो इस इतनी बड़ी हार के बाद अब सवाल उठता है आरजेडी के भविष्य पर। तेजस्वी यादव के सामने अब आगे का रास्ता क्या है और ये चुनौतियां आखिर कितनी बड़ी हैं? देखिए, राजनीतिक एक्सपर्ट्स का तो साफ साफ मानना है कि कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाति के सहारे नहीं चल सकती। आरजेडी की सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि वो नए वोटरों को अपने साथ नहीं जोड़ पा रही और उसे अपनी परिवार की राजनीति वाली छवि से बाहर निकलना ही होगा। कोई और रास्ता नहीं है। तेजस्वी के सामने सच में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। सबसे पहले तो पिता के शासनकाल की वो जंगल राज वाली छवि, जिसे लोग आज भी खराब कानून व्यवस्था के लिए याद करते हैं। फिर भ्रष्टाचार के वो केस जिनका ट्रायल अब कभी भी शुरू हो सकता है।
घर के अंदर की लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है। और इन सबसे ऊपर MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे न बढ़ पाने की उनकी नाकामी। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या RJD इस बदलते हुए बिहार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपनी परिवार और एक जाति पर टिकी राजनीति से आगे बढ़ पाएगी? इसी एक सवाल के जवाब पर बिहार का आने वाला राजनीतिक भविष्य टिका है।